उमा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उमा किचन में काम कर रही होती है कि तभी उमा की बहू काजल आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आज क्या बना रही हो आप खाने में? वही जो रोज बनता है, रोटी सब्जी। और क्या बनाती, वो भी सुबह के समय। मैं तो बस दही बल्ले ही खाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, सुबह सुबह तो तेरी लिस्ट शुरू हो जाती है, ये खाना है वो खाना है। काजल को दही बल्ले बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी सास कंजूस थी। वो फिजूल खर्ची तो बिल्कुल करती ही नहीं थी, इस बात पर ज्यादा ध्यान देती थी। लेकिन काजल या तो अपने पति आकाश से दही बल्ले पापड़ी मंगवा लिया करती थी, या तो दही में पापड़ी डालकर खा लिया करती थी। काजल को आज दही बल्ले खाने थे, लेकिन काजल अब अपनी सास उमा से ये बात कहने जाती है तो उमा का जवाब होता है, बहू, खाने के अलावा भी और कोई काम होते हैं, वो ही कर लिया कर। और सर्दी में दही कौन खाता है, सर्दी जुकाम हो जाएगा। माँ जी, नहीं होता है, मैं तो रोज ही खाती हूँ। उन्हें कहती हूँ तो वो ला देते हैं, लेकिन आज उनके पास पैसे ही नहीं है, तो क्या मैं घर में बना लूँ दही भल्ले? कोई जरूरत नहीं है बनाने की, मुझे फिजूल खर्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन माँ जी, अगर आप मेरी पसंद का खाना नहीं बना सकती हो, तो रात में आकाश जी की पसंद के छोले चावल भी नहीं बनेंगे। मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी तू बहू। काजल को उसके पसंद के दही बल्ले नहीं मिलते, लेकिन उसकी सास अपने बेटे आकाश के पसंद के छोले चावल बनाकर हॉल में बैठकर टीवी देखने लग जाती है। तभी काजल किचन में जाकर छोले में नमक और मिर्च दोनों मिलाकर डाल देती है और किचन से बाहर आ जाती है। और कुछ देर में जैसे ही आकाश उन छोले चावल को खाता है, वैसे ही उस खाने को थूकता हुआ अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेरी पसंद का कुछ खाने के लिए बना दो, और आपने भी आज हद कर दी। इतना ज्यादा नमक और मिर्च क्यों डाला आपने? ये सुनकर जैसे ही उमा खाना चखती है, सच में उसमें नमक मिर्च तेज होता है। ऐसे में उमा समझ जाती है कि ये सारा किया धरा उसकी बहू काजल का है, और वो काजल से उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे सबक सिखाने का मन जरूर बना लेती है और अपने बेटे आकाश से कहती है, बेटा, अब मुझे दिखता भी कम है, गलती से डल गया होगा। मैंने पहले खाना भी तो नहीं खाया, वरना पता ही चल जाता। माँ, अब आप किचन का काम क्यों करती हो? काजल है ना, वो करेगी। बहू भी तो थक जाती है काम करके। अरे माँ, आपकी और उसकी उम्र में ना बहुत फर्क है, अगर वो थक भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। देर रात उमा पानी पीने के लिए उठती है तो वो देखती है कि हॉल में बैठी काजल रात के 2 बजे दही बल्ले खाई जा रही है। तभी उमा काजल से कहती है, मैंने तो बनाने नहीं दिया, और आकाश ये दही बल्ले लाया नहीं, तो कहाँ से आया ये? माँ जी, आपको क्या लगता है कि आप मुझे दही भल्ले बनाने से रोक लोगी तो मैं खाना छोड़ दूंगी क्या? ये हो ही नहीं सकता है। तो क्या तूने इतनी रात गए ये ऑर्डर किया है? हाँ माँ जी, मुझे अभी दही भल्ले खाने का मन हुआ तो मैंने मंगवा लिए। राक्षसनी कहीं की, बाप के घर खाया है कभी ये दही बल्ले? हाँ हाँ, खाया है, बहुत खाया है, और जब मांगती थी तब खिलाते थे। आपकी तरह थोड़ी कंजूस है मेरे घर वाले। इस बात को लेकर रात के 2 बजे दोनों सास बहू में खूब कलेश होता है और अगली सुबह उमा के घर कांता का आना होता है, जो उमा से आते ही कहती है, उमा, रात में तेरे घर से आवाजें आ रही थी लड़ने झगड़ने की। हाँ हाँ आ रही होगी, मेरी बहू ही थी जो मुझसे लड़ रही थी। पता कैसी बहू है तेरी, रात में भी झगड़ रही होती है। कुछ देर बाद बातें करके कांता वहाँ से चली जाती है। कांता के जाने के बाद देर शाम उमा अपनी बहू से कहती है, आकाश के आते ही शादी में चलना है, तैयार हो जा, लेट मत करवा दियो। कुछ समय बाद आकाश, उमा और काजल पड़ोसन की शादी में शामिल होते हैं, लेकिन काजल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और वो शादी के टेंट में पहुंचकर किसी से मिलने मिलाने की बजाय सीधा दही बल्ले के कॉर्नर पर जाती है और दही बल्ले वाले से कहती है, सुनो भैया, जरा मजेदार सी दही पापड़ी देना। इस तरह काजल एक के बाद एक 15 प्लेट से भी ज्यादा दही बल्ले पापड़ी काजल अकेले ही खा जाती है, जिसे देखकर काजल के पीछे खड़ी 2 औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। बहू को देख जरा, कितना खाई जा रही है, अपने पेट पे भी तरस नहीं कर रही थोड़ा। अरे रे, कैसी बात कर रही है? उमा को तो तू जानती ही है ना, कितनी कंजूस है। घर पर तो बहू को खाने नहीं देती होगी, तो यहाँ मौका मिला है तो कैसे जाने दे सकती है कोई? अरे सही कह रही है तू, उमा तो शुरू से ही कंजूस है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब स्टेज पर अनाउंस होता है कि तो दोस्तों, आप अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दही भल्ले कम समय में खाकर दिखाया है वन एंड ओनली उमा जी की बहू काजल जी ने। काजल ये सुनकर खुश हो जाती है
और अपने दोनों हाथों को ऊपर हिलाते हुए सभी को बताना चाहती है कि वो विनर है। ये देखकर उमा काजल के पास जाती है और अपनी बहू काजल से कहती है, अब तूने कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया है खाने का, जो तुझे ये सबके सामने विनर बना रहे हैं? माँ जी तो बनाने दो ना, इतना अच्छा मौका कहाँ मिलता है। किया क्या है पहले ये तो बता। किया तो मैंने कुछ नहीं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आया था कि क्या कंपटीशन है और मैं कैसे विनर हो गई। खाया क्या बहू ये बता। माँ जी ज्यादा कुछ नहीं दिया, इन लोगों ने 4 प्लेट टिक्की, 2 प्लेट चाउमीन, 15 प्लेट दही भल्ले, रोल, सांभर, डोसा, बस माँ जी यही खाया है अब तक तो। बस? और ये बस है? अरे तेरा पेट है या कुआं? इतना खाकर भी कह रही है बस इतना ही खाया है। उमा समझ जाती है कि उसकी बहू को खाने की वजह से विनर बनाया गया है, अब उसकी बेइज्जती होने वाली है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी स्टेज पर उमा को भी बुलाया जाता है और ये देखकर सब उमा का मजाक बनाते हैं। कांता उमा के घर आती है और उमा से कहती है, उमा, तेरी बहू ने तो कल कमाल ही कर दिया। क्या धाप धाप कर खाया है पूरे मोहल्ले में, तेरी बहू के ही चर्चे चल रहे हैं। चुप कर तू कांता, तू भी जले पर नमक छिड़कने आई है। मैंने क्या बोल दिया? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो सारा मोहल्ला बोल रहा है। मेरी बहू ने तो मेरी नाक कटवा दी, सारी जनानी मुझ पर हंस कर गई है सब शादी में से। देखा था मैंने भी, वो विमला की बहू भी कह रही थी तेरे बारे में कि तू कंजूस है, अपनी बहू काजल को खाने को नहीं देती। राम राम, इस औरत ने तो सच में मेरी नाक कटवा दी। इधर काजल धाप कर दही बल्ले खा लेती है, लेकिन उसे जुकाम हो जाता है और वो खाना बनाने जैसे ही किचन में जाती है वैसे ही छींकने लग जाती है। तभी उमा अपनी बहू से कहती है, हमें खाना खाना है, तेरी बीमारी नहीं। जा जाकर बिस्तर पकड़, खाने में छींके जा रही है कब से। माँ जी ना जाने क्या हो गया है। और सर्दी में दही खाएगी, मेरा मतलब है दही से नहाएगी तो सर्दी होगी ही ना। तूने कल दही खाया नहीं, नहाया है, तो बस फिर झेल अपना दुख दर्द। दही बल्ले खाने से काजल को जुकाम हो जाता है, जिससे उसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। ऐसे में अगली सुबह काजल को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तभी रास्ते में काजल को वहीं 2 औरतें मिलती हैं जो काजल को शादी में ताने दे रही थी, और वो काजल और उमा को देखकर एक दूसरे से कहते हैं, अरे अरे देख कौन जा रही है खाने में रिकॉर्ड बनाने वाली। अरे हाँ, उस दिन तो इसने सच में खुद का मजाक ही बनवा लिया था खाने के चक्कर में। भला इतना ज्यादा कौन खाता है? इसे खाना नहीं कहते, इसे खाकर फटना कहते हैं। तभी ये सुनकर उमा अपनी बहू काजल की साइड लेते हुए उन दोनों औरतों से कहती है, मेरी बहू जितना भी खाए, देख अपनी कमर और मेरी बहू की कमर खा खा कर खुद फटने को हो रही है। मेरी बहू के बारे में जो मना रहा है वो बोले जा रही है। काजल भी अपनी सास उमा को लड़ता देख खुद की गलती मानते हुए ज्यादा खाने वाली आदत को छोड़ने का फैसला लेती है, क्योंकि उसकी वजह से उसके घर वालों की काफी बदनामी हो चुकी थी। पुष्पा आराम से सोफे पर बैठी थी और पैर टेबल पर रखकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी सास कांता आती है और देखती है कि घर पूरा फैला हुआ है। घर में ना झाड़ू लगी हुई है और ना पोछा लगा है। ये देखकर पुष्पा की सास कांता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर टीवी बंद कर देती है और अपनी बहू से कहती है, बहू पूरा घर फैला हुआ है, तुझे घर गंदा नहीं दिख रहा है? आराम से टीवी देख रही है। पहले तो तू टेबल से पैर नीचे कर, शर्म नाम की चीज ही नहीं है कुछ। चल पैर नीचे कर। माँ जी, जब मेरी गलती होगी तो मैं झुक जाऊंगी, लेकिन जब मेरी गलती नहीं है तो मैं झुकेगा नहीं साला। हे भगवान, बहू मैं तेरी कोई यार दोस्त नहीं हूँ जो तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है, और झुकेगी नहीं तो झुकाकर पीछे लात भी पड़ेगी तेरे। चल उठ अब। माँ जी, आप मेरा नाम नहीं जानती हो क्या? पुष्पा नाम है, पुष्पा। और पुष्पा झुकती नहीं, झुकाती है। बहू बहुत होगी तेरी नौटंकी, एक तो घर का काम नहीं किया, अब ऊपर से मुझे ही टशन दिखा रही है। अरे पुष्पा होगी तो अपने पति की, मैं तेरी सास हूँ, अच्छे अच्छों को झुकाया है। क्या काम मांगता माँ जी आपको? काम बोलो ना, लेकिन याद रखना पुष्पा कोई भी काम बिना किसी फायदे के नहीं करती। ये घर में बराबरी दोनों की है तो काम भी दोनों का ही होगा। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस पुष्पा जैसी बहू का। अरे शादी के 2 महीने बाद तो मुझे समझ आया था कि ये ऐसी हरकतें क्यों करती है। इसके लिए तो मैंने पूरी पुष्पा पिक्चर देख ली। ज्यादा बात नहीं करने का, डील मंजूर है तो हाथ बढ़ाओ, वरना मैं चलती है। अपने कमरे में जिसका माल उसका राज, तो आपका घर और आपका काम आपको ही करना पड़ेगा। बस कर सस्ती पुष्पा, चल सास बहू मिलकर काम करेंगे। कम से कम घर में छीछा लेदर फैला रखा है वो तो साफ होगा।
अब ऐसे ही गंदे घर में कोई अचानक से आ जाए तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। अब ऐसे ही कांता अपनी बहू की बात मान लेती है और दोनों सास बहू मिलकर घर का अब सारा ऐसे काम ही करते गंदे- हैं। पुष्पा का जैसा नाम था बिल्कुल वैसे ही थी पुष्पा। अब उसके माँ बाप ने पुष्पा नाम ऐसे ही रख दिया था, लेकिन पुष्पा ने सच में ही पुष्पा का ही रूप अपने अंदर ढाल लिया था। ऐसे ही चलता रहता है। रूप अपने अंदर ढाल लिया, रसोई से खाना लेकर जाती है और अपने कमरे में बैठकर आराम से खाने लगती है। तभी वहाँ पर कांता और उसकी पड़ोसन रमा खाने लगती है। कांता पुष्पा से कहती है, अभी वहाँ पर आज मैंने तुझे बोला था ना ज्यादा खाना बनाइयो, जरा मुझे और रमा को भी खाना दे दे। रमा की आज इसकी बहू से तू मैं हो गई है, इसलिए आज ये यही खाना खाएगी। माँ जी खाना बनाने को बोला था आपने, मैंने खाना बना दिया, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि खाना रखना भी है आपकी पड़ोसन के लिए बचाकर। मुझे क्या पता था कि आप और आपकी पड़ोसन यही खाना खाओगे। कांता, तेरी बहू तो बड़ी ही अड़ियल है। अरे ऐसे कौन करता है भला? बताओ, घर आए मेहमान के आगे तुझसे ऐसे बातें कर रही है। कैसे भी हो, मेरी बहू कम से कम इससे तो अच्छी ही है। ए आंटी की घंटी, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझी क्या? पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है फायर, आग लगा देगी सबको। आपकी अच्छी बहू है तो वहीं जाओ, दूसरों के घर में खाने के लिए मत आओ। कांता, तेरी बहू मुझसे कैसी बातें कर रही है और तू खड़ी खड़ी देख रही है। अरे इसे कुछ समझा ना। क्या ही समझाऊं मैं, पुष्पा जैसी बहू है, लेकिन पुष्पा के अच्छे गुण नहीं है इसमें। आए तो जो भी आए बुरे ही गुण आए हैं। ना बात करने की तमीज है इसमें, जुबान लड़ाने के लिए खड़ी रहती है। तेरी बहू के चलते ही भूखे को खाना भी नसीब ना हो। अरे कम से कम खाना ही खिला दे। मेरी बहू से लड़ाई हो रही है, वरना तो मैं कभी भूखी ही ना रहूं। बहू कानों में आवाज जा रही है ना? अरे जाकर खाना ले आ, इतना सारा खाना बना था, कहीं फेंका थोड़ी गया होगा, घर में ही होगा। जा खाना लेकर आ जल्दी से। खाना मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगी, और पुष्पा मिलेगी तो खाना नहीं मिलेगा। अरे यो पुष्पा की टू कॉपी, ज्यादा मुंह मत चला और हाथ चला और खाना लेकर हमारे लिए आ। माँ जी खाना तो है नहीं, अब अगर आप दोनों को बहुत भूख लग रही है तो कहीं और का दरवाजा खटकाओ। पता नहीं कहाँ से ये पुष्पा जैसी बहू मिली है, ये मना कर रही है तो रसोई में भी जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पुष्पा की जुबान नहीं पत्थर की लकीर है। चल बाहर जाकर ही कुछ खा ले रही है। कांता और रमा दोनों घर से बाहर चले जाते हैं और बाहर ही कुछ खा लेते हैं। कांता की बहू की पुष्पा वाली हरकतें ज्यादा ही हो गई थी। कांता अपनी बहू से कुछ भी बोलती तो उसका जवाब पुष्पा अपने पुष्पा के अंदाज में देती। कांता को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता था अपनी बहू पर, लेकिन अब वो बेचारी करे तो करे क्या, वो बस अपना गुस्सा पी जाती। कांता को बहुत ज्यादा गुस्सा अपनी बहू बात करे तो करे क्या, दोनों बाजार जा रहे थे। ऐसे ही तभी कांता की नजर नीचे पड़े नोट पर जाती है और कांता अपनी बहू से कहती है, बहू नीचे नोट पड़ा है, मैं आसपास देख रही हूँ, तू जल्दी से झुककर नोट उठा ले। माँ जी पुष्पा नाम है पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला। मेरे सामने दुनिया झुकती है, मैं दुनिया के आगे नहीं झुकती। अरे बहू नीचे पड़े पैसे देखकर पुष्पा तो क्या, पुष्पा का बाप भी झुकेगा। चल झुक साली और जल्दी से पैसे उठा, इससे पहले कोई हमें देख ले और वो यहाँ आकर खुद ही पैसे उठा ले। माँ जी पुष्पा की इज्जत है और पुष्पा किसी के आगे झुकती नहीं है। अगर इस नोट को मेरे हाथ में आना होगा तो ये खुद आ जाएगा, मैं झुकेगा नहीं साला। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे नहीं झुकेगी। देख सुन, अगर तूने ये नोट उठाया ना तो मैं तुझे जो पुष्पा 2 मूवी आ रही है ना, तुझे वो मूवी देखने लेकर चलूंगी। पुष्पा देखने के लिए तो एक बार क्या 4 बार और झुक सकती हूँ। माँ जी रुको, अभी नोट उठाती हूँ। पुष्पा अपनी सास की बात सुनकर फटाफट से वो नोट उठा लेती है। के लिए तो ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद पुष्पा ने बहुत सारा खाना बनाया हुआ था। तभी वहाँ उसका पति अंकित आता है और इतना सारा खाना देखकर अंकित कहता है, इतना सारा खाना, आज घर में कोई आने वाला है क्या? माँ ने तो मुझे बताया ही नहीं कोई आ रहा है। कोई नहीं आ रहा, और ये तो मैंने बस ऐसे ही बनाया है। अब क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खाने के लिए नहीं बना सकती? अंकित जी ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। क्या ज्यादा हो रहा है? मैं तो बस पूछ ही रहा हूँ कि इतना खाना बना रही हो तो क्यों बना रही हो? अरे हमारे लिए तो कभी इतना खाना बना नहीं। नहीं, घर और कोई नहीं आ रहा, लेकिन मेरा मन था और इसलिए मैंने बनाया है। और मेरा जब भी मन होगा मैं ऐसे ही खाना बनाया करूंगी। जिसको दिक्कत है वो ना ही बोले मुझसे। मेरा मन था। पुष्पा इतना बोलकर खाना मेरा बनाने जब भी लगती मन है। होगा। वहीं खड़ा अंकित बोल तो रहा था, लेकिन पुष्पा उसकी बातों मेरा का मन जवाब था नहीं और देती। इसलिए मेरा जब कुछ भी मन देर में होगा अंकित वहीं गुस्सा खड़ा होकर अंकित खुद बोल ही तो चला रहा। जाता है।
पुष्पा सारा खाना बनाने के बाद खाने को एक टिफिन में पैक कर देती है और बाहर जा रही होती है। पुष्पा को बाहर जाते हुए कांता और अंकित दोनों देख लेते हैं। दोनों माँ बेटे पुष्पा पीछा सारा खाना काफी देर तक पुष्पा का पीछा करके वो देखते हैं कि पुष्पा वो सारा खाना गरीबों में बांट रही है। ये देखकर अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ सच में पुष्पा ही निकली। इतना साफ दिल है, सबके भले के लिए काम भी कर रही है। लेकिन हम लोगों को भी पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने खामखा ही पुष्पा को इतना सुना दिया। हाँ सच बोल रहा है तू। अब जल्दी से गरीबों में खाना बांटे तो घर आए और मैं अपनी पुष्पा बहू की नजर उतारूं। कांता और अंकित को पुष्पा का असली रूप दिखता है, जो कि दोनों का ही दिल छू जाता है। कुछ देर बाद जब पुष्पा घर आती है तो असली रूप आता है। कांता अपनी बहू की नजर उतारती है और कहती है, मेरी पुष्पा जैसी बहू, तू बहू जितनी अच्छी है ना, ये मुझे पता चल गया है। हाँ पुष्पा, मुझे माफ करना, मैंने दिन में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। लेकिन अब सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा पुष्पा रूप ही बहुत पसंद है। माँ, पुष्पा जैसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। पुष्पा नाम है पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। अंकित और कांता को पुष्पा पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। पुष्पा जैसी बहू के तो अब पूरे मोहल्ले में ही चर्चे हो जाते हैं। ये कहानी है अभिजीत की, जो कि सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता था। लेकिन अभिजीत और सोनिया दोनों ही गरीब परिवार से थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन सोनिया और अभिजीत एक चाय की शॉप पर दोनों मिलते हैं। सोनिया अभिजीत से कहती है, अभिजीत, तुमने हमारी शादी की बात की अपने घर में? क्या बोला उन्होंने? उनको मैं पसंद तो हूँ ना? उनको हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे रुको, सब्र करो थोड़ा, सांस तो लेने दो। एक साथ इतने सारे सवाल, अरे एक एक करके पूछो। और वैसे मैंने घर में तुम्हारे लिए बात की है और उनको हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है और जल्द ही हम दोनों की घर वाले शादी भी करवा देंगे। बस थोड़ी पैसों को लेकर दिक्कत है और कोई बात नहीं है। हाँ अभिजीत, सही कहा तुमने। सारी दिक्कत बस पैसों की है। हम दोनों ही गरीब परिवार से हैं और शादी के लायक मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कोई उपाय निकालता हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तुम घर जाओ, ज्यादा देर हुई तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अभिजीत की बात मानकर सोनिया अपने घर चली जाती है। अभिजीत भी अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में अभिजीत को उसका दोस्त मनवीर मिलता है। मनवीर अभिजीत को आवाज देते हुए उससे कहता है, ओए अभिजीत रुक, मैं भी आ रहा हूँ यार। अरे रुक जा, मैं भी घर की तरफ ही जा रहा हूँ। अभिजीत मनवीर की बात सुनकर रुक जाता है। मनवीर अभिजीत के पास जाता है और कहता है, और भाई कैसा है, क्या हाल है? तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है? हाँ भाई ठीक है, बस चल रहा है। तू बता क्या हाल है? अरे मर मर के क्या बता रहा है? और ये तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या बात है, बता तो। अरे कुछ नहीं यार, तुझे तो पता ही है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन इतने पैसे हैं कहाँ कि उसे शादी करके घर ले आऊं। अरे बस इतनी सी बात, तू मुझे पहले बोलता ना भाई। देख अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम में हिस्सा ले ले, जहाँ पे तेरे बिना खर्चे की शादी हो जाएगी। अगर ये सच है तो मैं आज ही इस बारे में अपने घर वालों से बात करता हूँ और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा ले लेता हूँ। अरे पैसे भी बचेंगे। अब अभिजीत अपने घर पहुंचकर मनवीर की सभी बात अभिजीत अपनी माँ से कहता है। अभिजीत की बात सुनकर अभिजीत की माँ ममता उससे कहती है, देख ले बेटा, अगर ये बात सच है तो उस गरीब लड़की की भी मदद हो जाएगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। सोनिया के परिवार वालों को भी मदद हो जाएगी। हम कल ही उसके घर शादी की बात करने चलते हैं। अगले दिन अभिजीत अपने परिवार वालों के साथ सोनिया के घर जाता है। सबके घर में आने के बाद सोनिया सभी के लिए चाय बना कर लाती है। अभिजीत की माँ ममता सोनिया की माँ बिमला से कहती है, देखो समदन जी, हम दोनों के बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं और आपकी लड़की समझदार और सुंदर भी है, जिसकी वजह से मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ममता जी, मुझे भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं शादी का खर्चा नहीं उठा सकती। देखिए आप घबराइए मत, अमीर तो मैं भी नहीं हूँ और मैं भी इस बारे में बात करने आई हूँ आपसे। दरअसल एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है जो कि गरीब के लिए है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से सारा खर्चा सरकार ही उठाती है। हमारी तरह बहुत से गरीब लोगों का विवाह उसमें ही हो रहा होता है। आपने तो ये बात बताकर एक गरीब के सर से बोझ हटा दिया।
अब जल्द ही शादी की तैयारी शुरू करते हैं। और कुछ ही देर बाद ममता अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद विमला अपनी बेटी के साथ सामूहिक विवाह स्थल पर जाकर नाम दर्ज करवाती है और 1 हफ्ते बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकलता है। ऐसे ही समय बीतता है। अब दोनों ही शादी के जोड़े में सामूहिक स्थल पर अपने अपने परिवार के साथ जाते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग शादी के लिए आए हुए थे। अभिजीत और सोनिया की पूरे विधि विधान से शादी संपन्न होती है। शादी होने के कुछ देर बाद सोनिया अपनी माँ विमला से कहती है, माँ मुझे वॉशरूम जाना है। यहाँ वॉशरूम कहाँ है? विमला सोनिया को वॉशरूम में लेकर जाती है और वॉशरूम के बाहर छोड़कर वापस मंडप पर आकर खड़ी हो जाती है। सोनिया वॉशरूम से बाहर निकलकर हैंड वॉश कर रही थी। दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो शादी के जोड़े में थी और वो भी अपने हैंड वॉश कर रही थी। थोड़ी देर बाद सोनिया वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है और सोनिया ने बहुत बड़ा घूंघट किया हुआ था, जिस वजह से वो किसी दूसरे मंडप पे आकर खड़ी हो जाती है, किसी राजेश नाम के लड़के के साथ। और इधर अभिजीत के पास भी मेघा नाम की लड़की खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद दुल्हन की विदाई होती है। दुल्हन घूंघट में बैठी हुई थी कि तभी अभिजीत वहाँ आता है और दुल्हन के पास जाकर उससे कहता है, आखिरकार हम दोनों की शादी हो ही गई और अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। इतना कहकर अभिजीत दुल्हन का घूंघट उठाता है, लेकिन जैसे ही वो घूंघट उठाता है किसी और लड़की को देखकर चौंक जाता है और उससे कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरी सोनिया कहाँ है? तुम कौन और मैं यहाँ कैसे आई? मेरी शादी तो विकास से हुई थी। यहाँ दूसरी तरफ सोनिया घूंघट में बैठी आसपास के लोगों को देख रही थी और अपने मन में कहती है, अरे ये लोग कुछ अजीब लग रहे हैं। आज से पहले तो मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। और ये अभिजीत कहाँ है? ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। कुछ देर बाद सोनिया विकास के साथ उसके घर पहुँच जाती है और कमरे में जाकर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ विकास आता है और उससे कहता है, गुस्ताखी माफ करना, तुम्हारे पास आने में बहुत टाइम लगा दिया। वो क्या है ना, नीचे दोस्तों ने रोक लिया था। विकास सोनिया का घूंघट उठाता है। तभी सोनिया दूसरे लड़के को देखकर चौंक जाती है और तुम कौन हो? और मेरे पति अभिजीत कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से यहाँ आने की? मेरी शादी अभिजीत से हुई है। ओ हेलो, ये मेरा घर है और तुम यहाँ आई हो। मैं नहीं, मैं अपने घर में ही हूँ। और तुम बताओ ये कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आई हो? देखो मुझे कुछ नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मैंने घूंघट किया हुआ था, लेकिन अब मुझे मेरे पति अभिजीत के पास जाना है, तो मुझे उनके पास लेकर चलो। मैं छोड़ तो देता तुम्हें, लेकिन तुम्हारी ये सुंदरता और ये खूबसूरती ने मेरी नीयत को थोड़ा खराब कर दिया है। और सामूहिक विवाह में किसे पता है किसकी शादी किससे हुई है? अरे समाज तुम्हारी इन बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। और अब जब तुम मेरे घर आ ही गई हो तो आज से तुम मेरी बीवी हो। मुझे मेरे पति विकास के पास जाना है, मुझे उन्हीं के पास लेकर चलो। अभिजीत मेघा को लेकर विकास के घर जाता है। मेघा विकास को देखकर उसके पास भागती हुई जाती है और विकास से कहती है, विकास तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें भी पता है मैं कितना घबरा गई थी। अभिजीत सोनिया को देखकर सोनिया के पास जाकर उससे बोलता है, सोनिया तुम यहाँ? आखिर तुम यहाँ आई कैसे? इधर आओ मेरे पास। क्या बोले जा रहा है? ना तो कोई इधर आएगा और ना कोई उधर जाएगा। अब ये लड़की मेरी बीवी है, समझा? इतने में विकास की माँ सरला आती है और कहती है, सही कह रहा है मेरा बेटा, हमको नहीं चाहिए अब ये दुल्हन, हमें तो बस यही चाहिए। कितनी सुंदर है ये लड़की, ले जा इसको यहाँ से। सरला की बातें सुनकर अभिजीत समझ जाता है कि सरला की सोच कितनी छोटी है, जिस पर वो उन्हें समझाते हुए सरला से कहता है, एक औरत होकर आपके लिए औरत की इज्जत मायने नहीं रखती। आप अपनी बहू को बस इसलिए अपनाने से इनकार कर रही हो कि वो सुंदर नहीं है। और रही बात सोनिया की, तो मैं तो उसको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, या तो आप लोगों की हाँ से या फिर कानूनी तौर से। लेकिन अगर ये बात समाज में सबके सामने आई तो सारा जमाना आप पर थू थू करेगा कि आखिर आप अपनी बहू को इसलिए नहीं अपना रही हो कि आपको उससे ज्यादा सुंदर लड़की मिल गई। अभिजीत की पुलिस की बात सुनकर सरला डर जाती है। सरला सोनिया को अभिजीत के पास धक्का देती हुई कहती है, अरे अरे, कहाँ पुलिस की बात कर रहा है? ये तो मेरी सुंदर बहू है, तू ले जा अपनी बहू को, हमें तो हमारी बहू ही पसंद है। अभिजीत सोनिया को लेकर चला जाता है। पलक एक विधवा औरत थी जिसने अपनी बेटी नीति को बड़े प्यार से पाला था।
वो खुद मजदूरी करती, भूखी सोती, लेकिन अपने बच्चों को कोई कमी नहीं आने देती। लेकिन फिर भी नीति बदतमीज और शराबी थी। उसे अपने दोस्तों के साथ रहकर शराब पीने और आवारा गर्दी करने की आदत पड़ चुकी थी। वो हमेशा नशे में डूबा रहा करती। एक दिन जब नीति नशे में झूमती हुई घर आती है तो उसका हाल देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेशरम, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? फिर से पी कर आई है। एक काम कर, कहीं ट्रक के नीचे आ जा, मैं समझूंगी कि पति के साथ साथ तू भी मर गई। अरे माँ कम बोल, एक तो वैसे ही मेरा नशे में सर घूम रहा है और तू बोलना ही बंद नहीं कर रही। मेरा सर फट जाएगा तेरी आवाज सुनकर। नीति ये बोलकर बिना सैंडल उतारे फर्श पर ही बेसुध हो जाती है। पलक उसके सैंडल उतारने लगती है, जिसके बाद वहाँ पलक का छोटा भाई विनोद आता है और कहता है, माँ ये क्या कर रही हैं आप? मेरी नशेड़ी बहन की सेवा कर रही हैं आप? अरे परे रहने दो इनको ऐसे ही। अरे कोई फायदा नहीं है इनको कुछ समझाने का। मैं तो कहता हूँ अच्छा यही होगा, इनको इनके हाल पे छोड़ दो या किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो। तू पागल है क्या? खुद अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मुझे पता है हमको क्या करना चाहिए। मैं अपनी दोस्त को बोलकर इसके लिए लड़का देखती हूँ और हम इसके हाथ पीले कर देंगे। अपने आप ही सुधर जाएगी ये। आप लोगों को लगता है बस शादी करवा दो, बच्चे होंगे, सुधर जाएंगे। माँ मैं तो यही कहूँगा ना कि ऐसा मत करो, बेकार में वहाँ जाकर आपका नाम खराब करेगी। इनकी शादी मत करो, पहले इनके शराब को बंद करवाओ। विनोद ये बोलकर चला जाता है, लेकिन पलक ममता में अंधी होकर उसकी एक नहीं सुनती और मोहन नाम के एक गरीब परिवार के लड़के से उसकी शादी की बात चलवा देती है। एक दिन जब रात को पलक अपने कमरे में सो रही थी तो उसको अपने दरवाजे के पास कुछ गिरने की आवाज आती है। वो अपने बिस्तर से उठकर कहती है, लगता है कुछ भारी सा सामान दरवाजे पर गिरा है। देखती हूँ कहीं किसी दुश्मन ने हमारे यहाँ हमला तो नहीं कर दिया। पलक ये कहकर अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी नशे में धुत दरवाजे पर पड़ी है और पलक लोगों की नजरों से उसे बचाकर अपने कमरे में ले जाकर सुला देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन मोहन और मोहन की माँ इंदु नीति को देखने आते हैं और इंदु कहती है, अरे बहन जी, बात तो होती रहेगी, अब जरा अपनी बेटी को तो बुला लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। पलक ये कहकर नीति को लेने उसके कमरे में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि नीति शराब के नशे में बेसुध सोई है। ये देखकर पलक कहती है, ये सब क्या सत्यानाश करके रखा है तूने? अरे कम से कम आज तो सब्र कर लेती। आज तुझे देखने वाले लड़की वाले आए हैं, चलो उठ जाओ। पलक नीति को जबरदस्ती उठाकर घूंघट में बाहर लेकर आती है। उसे ऐसे आते देखकर मोहन कहता है, अरे नीति जी ठीक तो है ना? वो ऐसे झूम के क्यों चल रही हैं? वो बेटा जब ये घबरा जाती है ना तो ऐसे ही चलती है, थोड़ी शर्मा रही है ना। आओ बेटी हमारे पास बैठो, कुछ गा कर तो सुनाओ। इंदु की बात सुनकर नीति उसके पास जाकर बैठ जाती है और गाने लगती है, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। बस इतना गाकर नीति वहीं सोफे पर ढेर हो जाती है और पलक बात को संभालते हुए कहती है, वो क्या है ना इंदु बहन जी, मेरी बेटी ने अच्छे वर के लिए व्रत रखा है, इसलिए इसे चक्कर आ गए। वैसे मोहन बेटा आपको नीति पसंद तो है ना? अरे मैं तो नीति की नशीली आंखें, मेरा मतलब सुंदर आंखें देखकर ही इनको पसंद कर बैठा था। मोहन ये बोलकर शर्मा जाता है और मोहन नीति का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी के दिन नीति स्टेज से डीजे पर जाकर शराब के नशे में जमकर डांस करती है। लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि नीति नशे में है। नीति विदा होकर घर आ जाती है। नीति के ससुराल वाले ना तो मांस मच्छी खाते थे और न ही शराब पीते थे। वही नीति अपनी पहली रसोई बनाते हुए सोचती है, यार क्या करूं, बिना शराब के तो मेरी आंखों को सब साफ दिख रहा है, ऐसे तो मैं अंधी हो जाऊंगी, इतनी रोशनी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी वहाँ इंदु आकर कहती है, कैसा श्राप बहू, तू किस श्राप की बात कर रही है? तेरे खानदान पर कोई श्राप है क्या? वो माँ जी सच ये है कि एक बाबा हमारे घर आए और उन्होंने मुझसे नाराज होकर मुझे ये श्राप दिया कि अगर मैं रोज थोड़ी शराब ना पीऊं तो मेरा पति और सास मर जाएंगे। इंदु ये सुनकर डर जाती है और छुपकर नीति को शराब लाकर दे देती है, जिसके बाद नीति छुपकर शराब पीने लगती है और उसकी भोली सास भी उसकी बात का यकीन कर लेती है। कुछ दिनों बाद इंदु उसकी मुंह दिखाई की रस्म रखती है।
और उस सुबह जब नीति के पास एक नई साड़ी लेकर वो आती है तो इंदु कहती है, बहू हो सके तो आज शराब मत पीना। आज घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे और मैंने मोहन ने तो तेरी श्राप वाली बात भी मान दी, पर हर कोई तो नहीं मानेगा ना। अरे अब ये क्या भसड़ है, मैं बिना शराब के आखिर कैसे रहूंगी। जी ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलो। नीति ये कहती है और इंदु वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नीति सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन उसके कमरे में रखी शराब की बोतल में से आवाज आती है, अरे तू मेरा साथ आखिर कैसे छोड़ सकती है? आज तेरी जिंदगी का कितना बड़ा दिन है और तू शराब नहीं पिएगी? नहीं नहीं, माँ जी ने मुझे मना किया है, मैं नहीं पी सकती तुम्हें। अरे थोड़ी सी पी ले यार, किसी को क्या ही पता चलेगा। अरे हमारे बीच की बात है। बोला ना। नहीं, मेरे कदम लड़खड़ा गए या किसी को शराब की बदबू आ गई तो? अरे तो च्युइंगम खा लेना, अरे इलायची चबा लेना। नीति ये सुनकर शराब की बोतल को हाथ में लेती है और घूरने लगती है। नीति अच्छे से तैयार होकर सभी लोगों के बीच आती है और बैठने जा ही रही थी कि तभी वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। वहाँ मौजूद उसकी माँ ये देखकर अपने मन में कहती है, लगता है इस लड़की की शराब पीने की आदत अब तक नहीं गई, तभी तो लड़खड़ा कर गिर गई। विनोद सही कहता था, मुझे इसकी शादी बिना शराब छुड़वाए नहीं करनी चाहिए थी। बेचारी इंदु बहन की भी आज कितनी बदनामी हो जाएगी। बहू को बोला था कि आज शराब मत पीना, अब सब मेरे बेटे की नशेड़ी दुल्हन पर हंसेंगे। इंदु और पलक अपने मन में ये सोचते हैं। जिसके बाद नीति खुद ही उठकर खड़ी हो जाती है। सब लोगों के साथ मिलकर मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से करती है। सबके जाने के बाद हाथ जोड़कर अपनी माँ, पति और सास से कहती है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आज जब मैं गिरी तो आप सबको लगा होगा कि मैं नशेड़ी दुल्हन फिर पीकर आ गई, जबकि बोला ना नहीं, मेरे कदम लड़खड़ा गए या किसी को शराब की बदबू आ गई तो? अरे तो च्युइंगम खा लेना, इलायची चबा लेना ना। नीति ये सुनकर शराब की बोतल को हाथ में लेती है और घूरने लगती है और उसे वापस रख कर कहती है। नीति की माँ ये सब सुनकर इंदु के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैंने नीति की शराब की लत की बात आपसे छुपा कर रखी, क्योंकि आखिर में तो मैं एक माँ ही हूँ ना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी एक गलती के कारण मेरी बेटी का रिश्ता छूट जाए। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। शायद नीति मेरी बेटी होती तो मैं भी यही करती। जिसके बाद नीति ये वादा करती है कि आज के बाद वो शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाएगी। वो अपने ससुराल में अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाती निभाती खुशी खुशी से रहती है। तरुण धवन आज के जमाने का सबसे फेमस स्टार था, जिसके पीछे लड़कियां पागल थी। उसकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे। उन्हीं फैंस में से थी एक टीना। टीना को तरुण धवन बहुत पसंद था। वो हमेशा से ही तरुण से शादी करना चाहती थी, लेकिन टीना के इस पागलपन को देखते हुए उसके घर वाले अनुज नाम के एक लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद भी टीना का तरुण के प्रति प्यार कम नहीं हुआ था और वो एक दिन अपने कमरे में बैठी तरुण धवन की मूवी देख रही होती है। तभी वहाँ पर उसके साथ सरला आती है और अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, कब से तो यहाँ बैठी हुई हूँ, घर का सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है, कम से कम कुछ तो कर ले। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा कि मैं अपनी फेवरेट एक्टर की मूवी देख रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फेवरेट एक्टर नहीं बल्कि मेरा पहला प्यार है, तो आप मुझे आराम से मूवी देखने दीजिए। क्या कहा? तेरा पहला प्यार? हे राम, कैसी बहू दे दी आपने। भगवान जी, जब देखो टीवी के आगे बैठी रहती है और फिल्म तो ऐसे देखती है जैसे इसकी शादी मेरे बेटे से नहीं बल्कि इससे होनी चाहिए थी। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर विमला आती है और सरला से बोलती है, अरे कैसी हो सरला बहन, आजकल तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी हो। आपको पता है दुनियादारी में क्या हो रहा है? अरे हमें क्या पता क्या हो रहा है दुनियादारी में, हम तो घर के रास्ते में ही बिजी है। तुम ही पूरे दिन यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो मोहल्ले भर में, बताओ क्या हो रहा है? सरला बहन, आपको पता है वो फेमस एक्टर है ना तरुण धवन, वो कल सुबह हमारे मोहल्ले में आने वाला है शूटिंग के लिए। अरे लड़कियां तो पागल हैं ये जानकर कि तरुण हमारे मोहल्ले में काम करेगा। बाकी लड़कियों की क्या कहूँ मैं तो खुद ही उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उसकी बॉडी, उसके मसल्स मुझे बहुत पसंद है। अरे विमला बहन, धीरे बोलो धीरे, अंदर जो मेरी बहू है ना वो तो तरुण धवन के प्यार में पागल है।
अगर उसने सुन लिया कि कल हमारे मोहल्ले में तरुण धवन आने वाला है तो मेरी बहू अपना सारा काम छोड़कर भागती हुई चली जाएगी उससे मिलने के लिए। सरला विमला से इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर दोनों की आवाज सुनकर टीना आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, अरे क्या बात हो रही है तरुण धवन के बारे में, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। अरे टीना बहू, यह मैंने सुना है कि तू भी तरुण धवन के प्यार में पागल है। तुझे पता है कल हमारे मोहल्ले में तरुण धवन आने वाला है अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। कल चलेगी मेरे साथ? क्या विमला आंटी आप सच कह रही हैं? हाय राम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा हाल देखा है आपने कैसी लग रही हूँ मैं। अब मुझे भी जल्दी से पार्लर जाना होगा, अपने तरुण के लिए सजना संवरना होगा। अगर वो मुझे इस हालत में देखेगा तो इग्नोर ही कर देगा। पहली बार मिलने वाली हूँ अपने तरुण जी से, तो माँ जी मैं पार्लर जाकर आती हूँ, ठीक है? और घर का काम है ना, आप देख लेना। हाय राम विमला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी बहू को तरुण धवन के बारे में मत बताना। मेरी बहू प्यार में पागल है, अब उसकी पागलपंती शुरू हो जाएगी। क्या करूँ मैं इस लड़की का। अब टीना वहाँ से पार्लर वाले के पास चले जाती है और वहाँ जाकर वो पार्लर वाले से बोलती है, सुनिए पार्लर वाली दीदी, आज ना आप मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर अच्छे से कर दीजिए, क्योंकि कल ना मेरे दिल के करीब सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आने वाला है। मैं उसे पहली बार देखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं पहली बार उसे मिलूं तो बदसूरत लगूं। क्या कहा? लेकिन भाभी जी, मैंने तो सुना है कि आपकी शादी हो रखी है। फिर आप अपने कौन से आशिक से मिलने वाली हैं कल, जो इतना तैयार हो रही हैं? कहीं भैया जी के साथ दोबारा से शादी तो नहीं कर रही हैं? क्या कहा? दोबारा शादी? अरे नहीं नहीं, उनके साथ तो मैं एक बार शादी करके ही पछता रही हूँ। मैं तो अपने पहले प्यार तरुण धवन के बारे में बात कर रही हूँ। कल वो मुझसे मिलने के लिए मोहल्ले में आ रहा है। हाय राम, क्या कह रही हैं भाभी जी आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं, और शादीशुदा होने के बाद किसी गैर मर्द के बारे में ऐसा सोचना और बोलना भी पाप होता है। अरे ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं तो शुरू से ही तरुण धवन से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी उस अनुज से करवा दी। तो क्या हुआ भाभी, अब जो भी है जैसा भी है, आखिर है तो आपका पति ही ना। क्या आपने सबके पतियों का ठेका ले रखा है क्या, जो इतनी साइड ले रही है मेरे पति की? जो काम है ना वही कीजिए। टीना की बात सुनकर अब पार्लर वाली अपना काम करने लगती है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक सुबह टीना जल्दी से तैयार होकर तरुण धवन को देखने के लिए घर से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर सरला आ जाती है और उसे देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, इतनी सुबह सुबह मेकअप सेकअप करके कहाँ चल दी? तुझे देखकर ऐसा तो लग नहीं रहा कि तू पूजा करने जा रही होगी। माँ जी आपको नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मेरा प्यार आ रहा है, यानी कि तरुण धवन। मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। बहू तू पागल वागल तो नहीं हो गई? मुझे तो लगा कि तू बस उसकी एक नॉर्मल फैन की तरह उसे प्यार करती है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तू पागल हो गई है उसके प्यार में। कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर में बैठ, समझी? नहीं माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे एक बार तो मेरे पहले प्यार से मिलने दीजिए ना। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं तो नहीं। वापस अपने कमरे में जा, समझी? इस घर से बाहर मेरे से पूछे बिना कदम भी मत रखना। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या फिल्मों का भूत सवार हो गया है। अरे फिल्म देखना तो ठीक है, लेकिन उनके प्यार में पड़ जाना कहाँ की समझदारी है। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है और टीना जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो अपने प्यार से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी टीना शांत नहीं रहती और अपने कमरे की खिड़की से चुन्नी को नीचे फेंक कर उसके सहारे नीचे उतरती है और घर से भाग जाती है अपने फेवरेट स्टार से मिलने के लिए। यहाँ सरला खुद से बोलती है, कितनी देर हो गई है, अभी तक एक बार भी आवाज नहीं आई। लगता है उसे मेरी बात बहुत बुरी लग गई। अब कर भी क्या सकते हैं, चलो उसे लेकर चली जाती हूँ उसके फेवरेट स्टार्स के पास। आखिरकार फैन ही तो है वो। इतना कहकर सरला सीढ़ियों से चढ़कर अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि टीना वहाँ पर नहीं थी। और जब सरला थोड़ी आगे जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू की खिड़की खुली हुई है और उसकी खिड़की पर बंधी एक चुन्नी की रस्सी जो कि जमीन तक जाती है, जिसके सहारे टीना घर छोड़कर भाग गई थी। ये देखकर सरला खुद से कहती है, हे भगवान, ये प्यार में पागल बहू कहाँ भाग गई? लगता है तरुण धवन से मिलने के लिए गई है। अगर लोगों को पता चल गया कि ये फिर से भागकर उससे मिलने के लिए गई है तो सभी बहुत मजाक बनाएंगे।
और बदनामी करेंगे हमारी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इतना कहकर अब सरला भी उसके पीछे पीछे शूटिंग पर चली जाती है, जहां पर फेमस एक्टर तरुण धवन शूटिंग के लिए आया था। वहीं दूसरी ओर टीना शूटिंग पर पहुंच चुकी थी, जहां पर फैंस की बहुत बड़ी भीड़ थी। जहां तरुण धवन लाखों फैंस के बीच में था, तो वहीं वो एक बार भी टीना की ओर नहीं देखता। टीना जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता, और इसकी वजह से टीना निराश होकर घर की ओर वापस आ रही थी, और उसे रास्ते में आते हुए सरला देख लेती है, जिसे देखकर सरला गुस्से में उससे कहती है, क्यों बहू, मिलाई अपने प्यार से? घर से तू भाग कर आ गई, तूने ये सब करने की हिम्मत भी कैसे कर ली? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया वो गलत था। अरे बहू, ये सब क्या कह रही है तू? तू तो अपने प्यार से मिलने गई थी ना, मिलकर भी खुशी नहीं हुई तुझे? माँ जी, मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन वो तो किसी से भी प्यार नहीं करता। उसके पास कितनी सारी लड़कियां थी, उसने एक बार तक मुझे नहीं देखा। बहू, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुझे यही समझा रही थी कि जो ये एक्टर होते हैं वो किसी के नहीं होते। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। आज के बाद मैं कभी किसी को इतना प्यार नहीं करूंगी जिसे मेरी कदर भी ना हो। बहू, तेरा पति है तो तुझे क्या जरूरत है किसी और की? अब टीना को अपनी सास की बात अच्छे से समझ आ जाती है, और उस दिन के बाद से सरला की बहू यानी टीना के ऊपर से प्यार का पागलपन का भूत उतर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।